हेलो बच्चों, इससे पहले हमने पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा के विषय में पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ते हैं ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा। बच्चों, ज्वार भाटा यानी कि टाइड और एब जो कि समुद्र में आता है। और ज्वार भाटा किसे कहते हैं? समुद्र के जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ने को हम क्या कहते हैं? ज्वार। और समुद्र के जल का पीछे लौटने समुद्र की ओर को भाटा कहते हैं। कि जब समुद्र में ऊंची जो लहर आती है जल की और आगे की ओर बढ़ता है जल, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम ज्वार कहते हैं। और जब समुद्र का जो पानी होता है वो पीछे लौटता है समुद्र की ओर, तो उसे हम भाटा कहते हैं। और ज्वार भाटा क्यों आता है समुद्र में? चंद्रमा की जो आकर्षक शक्ति है उसके कारण समुद्र में हलचल होती है, उसके कारण ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा एवं सूर्य की जो आकर्षक शक्तियाँ होती हैं उसके कारण समुद्र में हलचल होती है, जिसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो इससे भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कैसे? इसके बारे में पढ़ते हैं। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को टरबाइनों की मदद से विद्युत में बदल दिया जाता है। इसमें पानी ऊपर चढ़ने और उतरने दोनों स्थितियों में विद्युत शक्ति पैदा होती है। जब लहरें ऊंची आती हैं और फिर जब लहरें लौटती हैं तो दोनों समय में इससे क्या होती है? इससे विद्युत शक्ति पैदा होती है, इससे बिजली पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है। इसे लहर ऊर्जा भी कहते हैं। हालांकि इसका अभी बहुत कम उपयोग प्रारंभ हो पाया है, किंतु निकट भविष्य में इसके लिए अपार ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता निहित है। तो आपको समझ में आया कि ज्वार भाटा से किस तरह से विद्युत शक्ति पैदा होती है। समुद्र में आने वाली जो बहुत तेज लहरें होती हैं, जब समुद्र में ज्वार आता है और जब वो लौटता है जो पानी, उससे क्या होती है? विद्युत शक्ति पैदा होती है। क्यों? और अभी इसकी भविष्य में इससे अपार ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता निहित है। अब है आगे जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी। धरती पर मौजूद संपूर्ण वनस्पति और जीव पदार्थों को बायोमास कहते हैं। धरती पर मौजूद संपूर्ण वनस्पति, सभी तरह की जो वनस्पतियाँ और जीव पदार्थ हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? उन सबको हम बायोमास कहते हैं। इनसे प्राप्त ऊर्जा ही जैव ऊर्जा है। और इन सब से जो प्राप्त ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे हम जैव ऊर्जा कहते हैं। बायोमास मानव को ज्ञात सबसे पुराना ऊर्जा स्रोत है। बायोमास जो है वो इंसान को सबसे पुराना ऊर्जा स्रोत है। जो उसे पता था, ऊर्जा का जो स्रोत मानव को सबसे पहले से पता था वो क्या है? बायोमास। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन बनाते हैं वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में उनमें इकट्ठा होता है। प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा आपने। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जो भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में उनमें इकट्ठा होता है। इस ऊर्जा को विभिन्न विधियों से जैव ऊर्जा में बदला जा सकता है। जैव ऊर्जा का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। किस तरह से किया जाता है? आगे बढ़ते हैं। ठोस रूप में। ठोस रूप में कैसे? खाना पकाने के लिए लकड़ी में खाना बनाते हैं ना कई जगह पर। खाना पकाने की लकड़ी, पशुओं के गोबर, कृषि अपशिष्ट, घास फूस आदि को जलाकर प्रयोग करते हैं। पशुओं के गोबर यानी कि उपले बनाकर, कृषि अपशिष्ट यानी कि जो कृषि से बचे हुए अपशिष्ट होते हैं, कूड़ा करकट, घास फूस आदि को जलाकर प्रयोग करते हैं। दूसरा है द्रव्य रूप में। पौधों में पाए जाने वाले स्टार्च या शर्करा से बने एथनॉल तथा वनस्पति तेलों से बने बायोडीजल का उपयोग सीधे ही या फिर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वाहनों में पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। बच्चों,
बायोडीजल यानी कि पेड़ पौधों से बनाया हुआ जो डीजल होता है। स्टार्च या शर्करा, स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट और शर्करा होता है ग्लूकोज से बने एथनॉल तथा वनस्पति तेलों से, वनस्पति से जो तेल बनते हैं यानी कि जो पेड़ पौधे, यानी वनस्पति सब क्या किस में आ जाती है, जो पेड़ पौधे होते हैं से वनस्पति से बने बायोडीजल का उपयोग, वनस्पति तेलों से बने बायोडीजल का उपयोग सीधे ही या फिर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ या फिर उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन करके जो वाहनों में पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। हम वनस्पति से भी बायोडीजल बना सकते हैं और जिनका हम प्रयोग क्या कर सकते हैं, पेट्रोल के विकल्प में कर सकते हैं। फिर है गैस रूप में, पशुओं के व्यर्थ पदार्थ यानी कि जो गोबर वगैरह होता है तथा कचरे आदि को बायोगैस प्लांट में, बायोगैस में बदल दिया जाता है। बायोगैस प्लांट लगाया जाता है जिसमें क्या करते हैं, गोबर को इकट्ठा किया जाता है, पशुओं द्वारा जो गोबर किया जाता है उसको इकट्ठा करते हैं तथा उसमें कचरा आदि जो होता है जो उसमें गैस बना सकता है, इस तरह की जो कचरा आदि होता है उसको बायोगैस प्लांट में बायोगैस में बदल दिया जाता है। रसोई में उपयोग के साथ साथ जो बायोगैस प्लांट से जो हमें बायोगैस मिलती है वो किस में प्रयोग होती है, रसोई में, खाना बनाने में भी उपयोग होती है। के साथ साथ इसमें डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं। में बदल दिया जाता है। पशुओं के व्यर्थ रसोई के उपयोग के साथ साथ इसमें डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं। और इसमें आगे है, गैस रूप में रूपांतरित होने के बाद बचे हुए अपशिष्ट का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जाता है। यानी कि जब हम क्या करेंगे, गैस प्लांट में गोबर डालेंगे तो पहले हमें क्या मिलेगा, पहले हमें उससे गैस मिलेगी और उसके बाद वो जो गैस जो हमने गोबर और कचरा जो उसमें डाला था गैस प्लांट में वो भी बेकार नहीं जाता है। उसके बाद जो बच जाता है गैस मिलने के बाद जब वो अपशिष्ट बच जाता है तो उसका इस्तेमाल क्या होता है, एक बढ़िया से खाद के रूप में भी किया जा सकता है। यानी कि वो दोनों काम आता है, एक तो हमें पशुओं के व्यर्थ पदार्थ यानी कि गोबर से पहले हमें गैस मिली और उसके बाद उससे हमें खाद के रूप में भी प्रयोग हुआ, वो तो दोनों फ़ायदे हो गए। अब बच्चों इसका सार यह निकलता है पाठ का कि यह निश्चित है कि आने वाले कुछ हजार वर्षों में हमारा परंपरागत ऊर्जा भंडार समाप्त हो जाएगा। परंपरागत जो अब तक हमें जो ऊर्जा मिल रही है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये क्या है, ये ऊर्जा के जो भंडार हैं एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। तब क्या होगा, इस तथ्य को देखते हुए और इस संभावना को देखते हुए कि एक ना एक दिन तो ये सब खत्म होंगे, देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास व उपयोग आज की आवश्यकता है। कि जब वो भंडार खत्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास व उपयोग आज की आवश्यकता है। आगे है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमने पहले पढ़ा था कि क्यों हो रहा है कि जो पर्यावरण से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो बढ़ रही हैं और उसके वजह से क्या हो रहा है, धरती का ताप बढ़ रहा है। तो इसको नियंत्रण करना, क्योंकि उद्योग वगैरह तो हम बंद नहीं कर सकते सभी तरह से, तो इसको नियंत्रण करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, जिनके लिए सभी देश प्रयासरत हैं और इसके लिए इस प्रदूषण को से धरती को बचाने के लिए सभी देश प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी का स्वरूप अक्षय ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होने वाला है और यही अक्षय विकास का मुख्य स्तंभ है, यानी कि मुख्य आधार है। तो बच्चों ये जो नवीकरणीय जो ऊर्जा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, इनका ये सब कम खर्चीली भी हैं और प्रदूषण से मुक्त भी हैं और भविष्य में हमें इन्हीं की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। तो बच्चों ये था आपका पाठ पूरा हुआ। अब आगे मैं आपको इसके अभ्यास कार्य करवाऊंगी।